हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ एंड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं या यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, 12th का केमिस्ट्री पेपर, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में तो पूछा ही जाता है इससे क्वेश्चन। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग का तो ये जान है, समझिए, क्योंकि डिस्टिलेशन टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे मास ट्रांसफर में, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये उसके साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है ये, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में आता है ये, केमिस्ट्री में तो आता ही है ये। ठीक है, तो यहाँ तक ये फिजिक्स में भी आता है, तो इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे, इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है, कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद राउल्स लॉ एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राउल्स लॉ क्या होता है और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद ये है कि डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ से कुछ जो सॉल्यूशन होते हैं वो डेविएट करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको देखेंगे। ये डेविएशन मुख्यतः दो तरीके का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एक और इसमें ऐड कर सकते हैं कि जीरो डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तो हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। माफ कीजिएगा, बिलियन। क्या? बिलियन। बिलियन कैसे बनता है? जब विलेय और विलायक को जब मिक्स करते हैं तो बिलियन बनता है। विलेय को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट। ठीक है, और बिलियन को तो सॉल्यूशन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, बिलियन। ठीक है, इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए, आपको शरबत बनाना है, तो जो शरबत है वो एक तरीके का सॉल्यूशन है। ठीक है, शरबत में आप क्या क्या डालते हैं, पानी डाल दिए इसमें। ठीक है, पानी डाल दिए इसमें, इसमें कुछ चीनी डाल दिए। ठीक है, अब मन किया तो आपका नींबू भी इसमें डाल दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एक शरबत बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये शरबत बन गया आपका क्या। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपने ऐड किया, वाटर, शुगर, उसके बाद नींबू भी इसमें आप लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो बना क्या है, एक सॉल्यूशन है। मतलब कि जब दो प्योर कंपोनेंट को या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट को आपस में जब मिक्स करते हैं, तो वो जो चीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जगह नहीं है, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसको। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने क्या एग्जांपल लिया हुआ था वहां पे, आपने क्या डाला इसमें, वाटर, यहाँ पे क्या डाला आपने, शुगर, मन किया तो इसमें क्या डाले आपने, नींबू भी आप इसमें डाल दिए। ठीक है, तो ये जो चीज बनता है ये क्या बनता है, ये बनता है आपका सॉल्यूशन। देखिए, आप हिंदी में ही लिखने का आदत हो गया है। ठीक है, सॉल्यूशन, तो ये चीज सॉल्यूशन बना, तो इसमें अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है।
ठीक है। उसके बाद शुगर क्या है आपका, सॉल्यूट है। उसके बाद नींबू क्या है आपका, नींबू भी क्या है आपका, सॉल्यूट है। ठीक है। तो अब ये चीजें डिफाइन कैसे कर रही हैं कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा ये माना जाता है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, सॉल्वेंट। जैसे इसमें आप शरबत बनाए यहाँ पे, शरबत बनाए यहाँ पे, तो शरबत में वाटर, जाहिर सी बात है आपका वाटर ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए इसको हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं। ठीक है। जो चीज, जिस चीज में घोला जाता है, ठीक है, तो जब कोई चीज ज्यादा रहेगा उसी में तो आप लोग घोलेंगे। ठीक है। तो जिस चीज में घोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। और जिस चीज को घोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो शुगर को घोल रहे हैं, किस में घोल रहे हैं, पानी में, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। किस चीज को घोल रहे हैं, उसमें शुगर को घोल रहे हैं, तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। नींबू को भी उसमें मिक्स कर रहे हैं या घोल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो जिस चीज की क्वांटिटी क्या है, कम है, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। जिस चीज की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो शरबत के केस में क्या है, वाटर ज्यादा है इसलिए इसको सॉल्वेंट। शुगर और नींबू की क्वांटिटी कम है इन कंपेयर टू वाटर, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ठीक है। लेस क्वांटिटी इसको लिख देते हैं यहाँ पे, लेस क्वांटिटी, और इसका लार्ज क्वांटिटी। ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये तो हो गया सॉल्यूशन, ऐसे बनता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जो सॉल्यूशन बना, इसका फेज जो है, अवस्था है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो सॉल्यूशन बना ये कभी ठोस होगा, कभी सॉलिड होगा, कभी लिक्विड होगा, कभी गैस होगा। ये कोई सॉल्यूशन जो है कोई कुछ भी हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड में भी, सॉलिड, गैस, लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ, फेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। जो सॉल्वेंट का फेज है, जो सॉल्वेंट जिस अवस्था में है, जिस फिजिकल स्टेट में है, उस पे ये डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन होगा उसका फेज क्या होगा। जैसे यहाँ पे वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, शरबत बना, वो भी लिक्विड बना। ठीक है। अगर कोई चीज ऐसा है कि उसमें जो सॉल्वेंट है वो आपका सॉलिड है, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन कहने का मतलब ये नहीं कि जो सॉल्यूशन अगर हमने कह दिया किसी चीज को तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, ऐसा नहीं है। वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। अभी मैं आगे आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो इस बेस्ड पे आप जो सॉल्यूशन है उसको 9 कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। जो सॉल्यूशन है उसका फेज क्या हो सकता है, सॉल्यूशन का जो फेज हो सकता है, सॉल्यूशन का फेज, सॉल्यूशन का अवस्था कह सकते हैं या फेज कह सकते हैं, क्या हो सकता है, या तो ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, 3 अवस्था हो सकता है। ठीक है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग इसको 9 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। अब आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कैसे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो एक तो हो सकता है वो गैसियस स्टेट में। ठीक है। एक किसमें हो सकता है, गैसियस स्टेट में हो सकता है। जो सॉल्यूशन बना हमारा वो गैसियस स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है, और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है। तो गैसियस स्टेट में होगा तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला कि जिस स्टेट में सॉल्वेंट होता है उसी स्टेट में सॉल्यूशन भी होता है, मोस्टली ऐसा देखा गया है। ठीक है। तो अगर कोई गैसियस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि जो उसमें सॉल्वेंट होगा वो गैस फेज में होगा। ठीक है। और सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिया गया है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, सॉल्वेंट, और नाइट्रोजन भी गैस है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की किसी भी की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या जो है, ये गैसियस मिक्सचर बनाएगा या गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा केस है गैस एंड लिक्विड, लिक्विड। ठीक है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे,
गैस फेज में है और जो सॉल्यूट है वो लिक्विड फेज में है। जैसे एग्जांपल दिया क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में क्या किया जा रहा है, क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ में लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये है कि गैस और सॉलिड, ठीक है। सॉल्वेंट क्या गैस फेज में है, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइट्रोजन गैस में क्या किया गया है, कैम्फर जो कपूर होता है उसको घोला गया है, ठीक है। तो गैसीय सॉल्यूशन जाके बना है। तो यहाँ पे जो कैम्फर है वो सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन, वो गैसेस स्टेट में है। तो इस तरीके से तीन कॉम्बिनेशन इनका बन गया। अब जो है लिक्विड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में जो जाहिर सी बात है, जो मैंने बताया आपको कि जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फेज में ही होगा। देखिए यहाँ भी लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड, ठीक है। अब फिर इसमें क्या है कि जो सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एग्जांपल लिया गया ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। जो नदी तालाब होते हैं उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, तभी तो उसमें सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं। अगर ऑक्सीजन अगर पानी में डिजॉल्व नहीं रहे तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे, ठीक है। तो वही एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर तो बल्क मात्रा में रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन उसमें बहुत कम मात्रा में घुली रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो लिक्विड हो गया वाटर, वो क्या लिक्विड स्टेट में है, वो सॉल्वेंट हो गया। और जो ऑक्सीजन है वो गैस स्टेट में होती है, वो सॉल्यूट हो गए। उसके बाद दूसरा एग्जांपल आ गया आपका लिक्विड लिक्विड का, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल लिया, एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। वाटर यहाँ पे क्या किया, सॉल्वेंट लिया हुआ है। अब इसमें क्या घोल रहे हैं, एथेनॉल। एथेनॉल किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो जो इसमें सॉलिड हो गया एथेनॉल, ये लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड लिक्विड, और ये क्या बनाए, लिक्विड सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। उसके बाद आया लिक्विड में आप क्या सॉलिड का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो वाटर एंड डिजॉल्व इन ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। जो आपका ग्लूकोन डी पीते हैं, ठीक है, तो वही एग्जांपल लइए कि वाटर में तो घोलते हैं उसको, तो वहां पे वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जो क्या है लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और जो ग्लूकोज घोलते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है, वो सॉलिड होगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी आप 1-2 चम्मच डालते हैं पानी, 200 ml या 300 ml तक लेते हैं, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है उसकी क्वांटिटी कम होती है और सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और जो लिक्विड है पानी है उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा लेते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सॉलिड का भी आ गया। अब यहाँ पे किसी कोई आपको बोलेगा सॉल्यूशन, तो आपको यही ध्यान में होना चाहिए कि वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। देखिए कैसे एग्जाम्पल दिया है, सॉलिड फॉर्म में दिया है सॉलिड सोल्यूशन, तो इसका मतलब कि जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया है पहला गैस और सॉलिड का, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम क्या होता है, नॉर्मली ठोस अवस्था में होता है, और इसमें क्या किया गया है, हाइड्रोजन गैस इसमें क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। अब मिक्स करने का मेथड कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो पैलेडियम ठोस है और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, उसमें क्या किया जा रहा है, गैस को डिजॉल्व किया जा रहा है, उसमें गैस मिक्स किया जा रहा है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड स्टेट में बनेगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद है सॉलिड एमेल्गम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सोडियम क्या है, ठोस अवस्था में होता है नॉर्मली, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, मरकरी का एमलगम, ठीक है, मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। मरकरी का अमलगम मिक्स किया जा रहा है सोडियम में, तो वो जो बनता है वो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मरकरी अमलगम ऑफ मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और इसको किस में लाया जा रहा है, सोडियम के साथ, जो कि किस में है, सॉलिड में है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट है सॉलिड सॉलिड, ठीक है। अब कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड में क्या किया जा रहा है, सॉलिड गोल्ड में कॉपर को डिजॉल्व किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, सॉलिड बनता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, चूंकि सॉलिड तो जाहिर सी बात है इसमें किसी भी की क्वांटिटी आप ज़्यादा करेंगे तो दूसरे का कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज़ रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया आपका, देख रहे हैं कितने तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पे 9 तरीके के आप उसको सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। स्टेट वाइज तो आप देखेंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम 9 तरीके के बना सकते हैं, ठीक है। गैस में 3 तरीके से, लिक्विड में 3 तरीके से, सॉलिड में तीन तरीके से, ठीक है।
तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब पढ़ेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है, दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। पहला है आइडियल सॉल्यूशन, उसके बाद दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, और यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है ये आप लोगों को मालूम चल गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं आपके पास ये चीज है, यहाँ पे सपोज करिए आपके पास कोई कंपोनेंट, कोई प्योर कंपोनेंट एक ए है, और उसको इसमें रखा गया है। ये क्या है, ए है और ये बी है। मतलब कोई भी कंपोनेंट, ये पानी हो सकता है, ये शराब हो सकता है, ठीक है, जो एथेनॉल होता है, मेथनॉल, मतलब इस तरीके का कोई भी दो कंपोनेंट है, कोई भी दो कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या किया गया है, इन दो कंपोनेंट को मिक्स करके आपस में एक सॉल्यूशन बनाया गया है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए प्लस बी दोनों रहेंगे। ठीक है, तो अब देखते ये है कि चूंकि ये क्या है, केवल इसमें ए कंपोनेंट है, अगर ये पानी है तो इसका मतलब ये है कि इसमें केवल H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर ये H2SO4 है तो इसमें केवल H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये दोनों का मिक्सचर है तो इसमें पानी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और H2SO4 के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि यहाँ पे जो है ए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ए क्या डिनोट कर रहा है मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ए, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी डैश बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका ए डैश बी और बी डैश ए। ठीक है, अब ये चीज क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है कि जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी हो सकता है लेकिन प्योर है, मतलब एक ही चीज है, किसी चीज का मिक्सचर नहीं है, प्योर कंपोनेंट है। तो सपोज कर लीजिए पानी है। ठीक है, तो जो H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच जो आकर्षण बल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश, मतलब H2O और H2O के बीच का जो आकर्षण बल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये बी कोई कंपोनेंट है, कुछ भी हो सकता है, ये आप इसको मान सकते हैं कि केरोसिन हो सकता है, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी हो प्योर है। ठीक है, इसमें किसी और चीज का मिक्सचर नहीं है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज करिए ये बी है, तो ये बी डैश डिनोट कर रहा है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के आकर्षण बल को। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपोनेंट बी के। ठीक है, बी मतलब सेम। ठीक है, जो आपस के इनके दो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, उनके बीच का जो फोर्स लग रहा होगा उसको डिनोट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी डैश। इसी तरीके से इनके बीच जो होंगे ए डैश, उनके यहाँ से मान लीजिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ए बी चूंकि दोनों मिक्स हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए डैश भी होगा। ठीक है, यहाँ पे बी डैश बी भी होगा, और यहाँ पे ए बी होगा और बी ए बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है, ए और बी के बीच जो, ए और बी के जो दोनों मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो गए हैं, तो ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए डैश बी। इसी तरीके से बी डैश ए, जो बी और ए के बीच, बी अणु
बी मॉलिक्यूल्स और ए मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि होता ये है कि एक टर्म्स आप लोगों ने पढ़ा होगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या, मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आप समझ सकते हैं। वेपर प्रेशर होता ये है कि जैसे आप कोई भी कंपोनेंट है, इसी को ले लीजिए, आप ए वाले को ले लीजिए, इसमें ए वाले फेल्ड हैं। ठीक है, इसको आप जब गर्म करना चालू किए, सब कुछ के लिए यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, जो ये कंपोनेंट है यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, और ये क्या ऊपर जो खाली है। तो जब आप इसको हीटअप करना चालू किए तो होता क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ से धीरे धीरे गर्म होकर इस अपनी काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी पाके ऊपर उठेंगे, डेंसिटी इसकी कम होगी तो ऊपर उठेंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाले भारी हैं तो वो नीचे आएंगे। तो इस तरीके से करते करते ये पूरा पानी क्या हो हीटअप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं उनकी एनर्जी एक स्टेट ऐसी पहुंचती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इस सरफेस को छोड़ के भागने लगते हैं, मतलब कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो वो क्या होंगे, यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, तो इसको गर्म करते गए और क्या होगा, जो लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वेपर फॉर्म में बन के वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगे, जो ऊपर स्पेस है। ठीक है, यहाँ तक तो लिक्विड लेवल है, ये जो खाली है पूरा खाली जगह है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेपर स्पेस, मतलब जहाँ पे वेपर इकट्ठा हो रही है। तो इसको गर्म करते गए लिक्विड क्या वेपर में कन्वर्ट होता गया। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिस रेट से ये लिक्विड वेपर में चेंज हो रहे थे, सेम उसी रेट से जो यहाँ पे वेपर बने हुए हैं वो लिक्विड में चेंज होने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे लिक्विड से कैसे चेंज हो रहे थे ये गैस में या वेपर में। ठीक है, उसी रेट से क्या होता है, ये गैस से ये लिक्विड में भी चेंज होने लगते हैं। तो ये दोनों रेट है जो इसका दोनों का, लिक्विड से गैस में चेंज होने का और गैस से लिक्विड में चेंज होने का, मतलब कि ये ऊपर जाने का और ये फिर से इसमें पानी में वापस आने का, या फिर जो भी सॉल्वेंट है उसमें, ये दोनों रेट बराबर हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, ये जो पूरा सिस्टम है किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होगा। ठीक है, सपोज करिए आप एटमॉस्फेयर में गर्म कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 1 atm का प्रेशर होगा। ठीक है, तो और ये जो जिस पॉइंट पे ये जाके बराबर हो गए दोनों रेट, लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, ये बोलते हैं इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप इसको लिख लीजिएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस स्टेट पे अगर यहाँ पे एक गेज लगाया जाए प्रेशर नापने के लिए पीजी, ठीक है, जो प्रेशर बताए, तो उस स्टेट में जो ये प्रेशर मेजर करेगा वो उसका बोलते हैं इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एट सपोज करिए जो जिस टेम्परेचर पे ये रेट सेम हुए वो टेम्परेचर T था, और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो मान लेते हैं T एंड P। ठीक है, ये कांस्टेंट है, जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये भी जो वेपर प्रेशर है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर P एट एनी T एंड P। ठीक है, तो किसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस P का मान जो होता है, ये वेपर प्रेशर अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे इसको मान इस्तेमाल मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कैपिटल P क्या है, जिस प्रेशर के अंदर ये सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो ये चीज हो गया वेपर प्रेशर, आप हम लोग को मालूम चल गया। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर जो है ये अब किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सपोज करिए ये जो लिया हुआ है आपने, इसमें पानी है। ठीक है, जो आप इसमें कंपोनेंट भरे हैं, मैंने कंपोनेंट ए लिया था, तो सपोज करिए कंपोनेंट जो ए है वो पानी है। ठीक है, H2O।
ठीक है। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इनके जो मोल्स हैं या इनके जो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो इनके बीच सपोज करिए ऐसे करके जुड़े हुए हैं H2O, ठीक है, ऐसे करके जुड़े हुए हैं। तो जो इनके बीच ये जो है, यही मैंने ए को डिनोट किया है, ए डैश, जैसे H2O मैंने किया है, फिर H2 डैश H2O, तो वही मैंने ए डैश को, ए की जगह पे H2O हो सकता है, या फिर केरोसिन हो सकता है, या फिर कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। तो ये जो इसका प्रेशर है किस चीज पे डिपेंड करता है, ये फोर्स जो है इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो फोर्स है, ये जितना ही वीक होगा उतना ही जल्दी ये क्या होगा, वेपोराइज होगा। मतलब थोड़ा सा हीट पाने भी, अगर ये वीक है, कमजोर है, ये जो बॉन्ड है, जो इनके बीच इंटरेक्शन फोर्स है, ये अगर कमजोर है तो थोड़ा सा इसमें हीट देंगे जल्दी से वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। अगर यही इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा, ये थोड़ा इसको टाइम लगेगा, ठीक है, और इसको चाहिए हीट, इसको ब्रेक करने के लिए, इस वाले फोर्स को ब्रेक करने के लिए इसको और हीट चाहिए, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तब ये ऊपर भागेगा, ठीक है। तो मतलब जितना ही कमजोर ये होगा बॉन्ड ए डैश ए, उतना ही ज्यादा इस स्मॉल पी का मान होगा, मतलब वेपर प्रेशर का मान होगा, ठीक है। और जितना ही ज्यादा बॉन्ड होगा, ये जितना ही बड़ा बॉन्ड होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इस पी का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया वेपर प्रेशर का मान। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड है जितना वीक होगा उतना ही इस वेपर प्रेशर का मान ज्यादा होगा, और ये बॉन्ड जितना ही स्ट्रांग होगा वेपर प्रेशर का मान उतना ही कम होगा। और ये वेपर प्रेशर डिनोट किसको करता है, कि जो उनकी टेंडेंसी है लिक्विड फेज से गैस फेज में या वेपर फेज में भागने की टेंडेंसी को डिपेंड करता है। इस पी का मान जितना ज्यादा होगा, मतलब कि इस लिक्विड की टेंडेंसी लिक्विड फेज से गैसियस फेज में भागने की उतना ही ज्यादा है, ठीक है, या उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है वो उतना ही वीक है, ठीक है। और जितना ही कम है, मतलब ये स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसकी लिक्विड फेज से गैस फेज में, यानी लिक्विड से गैस में चेंज होने का जो उसका टेंडेंसी है या भागने की जो टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स की, वो कम है। कम क्योंकि उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है ए डैश ए ये काफी मजबूत है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। अब हम लोग आते हैं किस पे, सॉल्यूशन पे। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब समझ ही गए हैं, बस आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो ये जो हमने वेपर प्रेशर पढ़ा और भागने की जो टेंडेंसी है लिक्विड फेज से गैस फेज में, इसको जो पढ़ा ये केवल प्योर कंपोनेंट के लिए था, ठीक है। अब आते हैं आइडियल सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन मतलब कि कोई कम से कम दो कंपोनेंट उसमें मिक्स होंगे, जैसे ये ए और बी है, ठीक है। तो ए और बी में क्या होगा, ए डैश ए बी होगा, और बी डैश ए बी होगा इसमें, ठीक है। बी 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 होंगे, बी डैश बी बी होगा, और ए डैश बी बी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितना इंटरेक्शन फोर्स था इसमें, होता ये है कि जैसे ए डैश ए है, तो जब आप इसको सॉल्यूशन बना दिए तो तीन केस हो सकता है, ए डैश ए और बी डैश बी, ठीक है। ये जब था कंपोनेंट ए और ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल, और बी डैश बी कंपोनेंट बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जब क्या होता है, एक तो ये हो सकता है कि जब इनको मिक्स किए उसमें ए बी या बी ए, तो या तो इनको बराबर हो सकता है, ठीक है, जब ये अलग अलग थे, ठीक है, और ये जब इनको मिक्स कर दिए, तो ये हो सकता है केस फर्स्ट में कि ये जो इंडक्शन फोर्स है ए डैश बी या बी डैश ए, ये इनके बराबर ही हो, ठीक है। मतलब कि इंडक्शन फोर्स में मिक्स करने के बाद भी इंडक्शन फोर्स जो है वो सेम ही लग रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक केस तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो ए डैश है, बी डैश है, ये ज्यादा हो किससे, ए डैश बी से या बी डैश ए से, ठीक है। मतलब ये जो अट्रैक्शन फोर्स पहले था, मतलब अलग अलग जो अट्रैक्शन फोर्स था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो था,
अब क्या है, मिक्स करने के बाद जब मिक्स किए तो वो ए और बी के बीच क्या हो गया, बॉन्ड क्या हो गया, उनके कमजोर हो गए। जो ये वाले जो फोर्स थे या ये वाले फोर्स थे उनसे कम हो गए। सपोज कर लीजिए ये क्या था, ए डैश था, वो 10 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था, 10 न्यूटन का, ठीक है। और सपोज करिए ये जो फोर्स लग रहा था वो 9 न्यूटन का लगा रहा था, मतलब जब इसमें थे तो ये 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पे 9 न्यूटन का, 9 न्यूटन का, और जो ये था ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। तो हुआ क्या, जब इनको आपस में मिक्स कर दिया गया तो जो ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स अब लग रहा है, ठीक है, जो ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अब वो क्या हो गया, वो सपोज करिए 7 न्यूटन का हो गया। तो 7 न्यूटन क्या इन दोनों से तो कम ही है ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है, 7 न्यूटन जो है वो इन दोनों से कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है अब इसका जो भागने की टेंडेंसी है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको अगर गर्म किया जाएगा तो इसके भागने की टेंडेंसी अब बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब इनको मिक्स कर दिया गया आपस में। इसकी टेंडेंसी कुछ अलग थी, ठीक है, इसकी टेंडेंसी कुछ अलग थी, ठीक है। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो 10 न्यूटन था और इसका जो था 9 न्यूटन था, ठीक है। अब जब इसको क्या किया, आपस में मिक्स कर दिया गया तो जो नया इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट हो गया, बना, ठीक है, उनको आपस में मिक्स करने की वजह से वो 7 न्यूटन का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो 10 न्यूटन है, 9 न्यूटन है, उससे तो कम ही है। तो मतलब ये है कि जो इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो अब कम हो गया। ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स था क्या है, अब इनके कंपेयर में कम हो गया। मतलब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से वेपोराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक केस तो ये हो सकता है। उसके बाद तीसरा केस ये हो सकता है कि ए डैश ए या बी डैश बी ये ज्यादा हो सकता है इससे, ए बी से या बी ए से। मतलब क्या है कि अब मान लीजिए 10 न्यूटन था, ये 9 न्यूटन था, ठीक है, अब क्या हो गया, ये 11 न्यूटन हो गया है। मतलब ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसी क्वालिटी वाले, ठीक है, कि इनके बीच का जो ये फोर्स है अब ये बढ़ गया है, ठीक है, ये 11 न्यूटन हो गया है, ठीक है। मतलब अब इसको हम लोग आसानी से वेपोराइज नहीं कर सकते, मतलब इसको और ज्यादा हीट देना पड़ेगा तभी जाके वेपोराइज होगा। मतलब कि देखिए अब इसमें क्या था, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो, जो वेपर प्रेशर इसका होगा वही वेपर प्रेशर इसका होगा, ठीक है। उसके बाद वेपर प्रेशर क्या होता है, एक एक चीज इस यहाँ पे और चीज ध्यान देनी है। वेपर प्रेशर कहने का मतलब कि जो उसमें प्योर कंपोनेंट होंगे उसके अलग अलग वेपर प्रेशर होंगे, ठीक है। तो जो कंपोनेंट ए का प्रेशर जो यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और जो प्रेशर यहाँ पे कंपोनेंट बी का होगा वही वेपर प्रेशर यहाँ पे कंपोनेंट बी का होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये केस आया, मतलब कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर हो गया मिक्स करने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ए का वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे। क्यों? बी उसके साथ आने से, बी के मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आने से क्या हो गया, इसका जो ए बी के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स है वो काफी कमजोर हो गया, ठीक है। तो ए के पास में, ए के पड़ोस में बी के आने से क्या हो गया, इसका इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया। अब क्या, ये और जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, यहाँ पे वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा, कंपोनेंट ए का जो यहाँ पे रहेगा वही मिक्स होने के बाद भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये तीन तरीके के हैं। तो जो केस फर्स्ट आता है, जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। कि उनको मिक्स करने के बाद भी आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में मतलब ये कि उनको मिक्स करने के बाद भी उनके वेपर प्रेशर में, मतलब प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है। उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है, वो बराबर ही रहे, ठीक है। मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद भी जो नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बना वो भी सेम ही रहे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग क्या, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन अब मिक्सिंग होती है, मतलब किसी चीज को मिक्स करने पे एक हीट जनरेट होती है, वो क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0। और इसी के साथ ही डेल्टा भी, जैसे किसी दो चीज को जब मिक्स करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है, तो ये भी 0 होता है। जैसे आप 2 लीटर यहाँ पे लीजिए, सपोज करिए ए 2 लीटर है, यहाँ पे कितना है, ए जो है 2 लीटर है,
बी क्या है 3 लीटर है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 5 होगा, 5 लीटर होगा। ठीक है, तो जो 2 3 5 होगा, ये जब दोनों बराबर होंगे तो मतलब क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब डेल्टा भी मिक्सचर, मतलब दोनों के आयतन में कोई चेंज नहीं हो रहा मिक्स होने के बाद। मिक्स होने के पहले आयतन मतलब V2 माइनस V1, मतलब ये जो है मिक्सचर का है, जब मिक्स कर लिए उसका आयतन है। और ये प्लस ये 2 प्लस 3 है, ये V2 है, सॉरी V1 है। ठीक है, तो जब दोनों का अंतर क्या हुआ, मतलब जितना आयतन अलग अलग था उनको अगर जोड़ दें, जैसे 2 प्लस 3 बराबर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आइडियल केस के लिए ही सही है। ठीक है, लेकिन जब ये केस होगा, क्या होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, वीक हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है कि उसका आयतन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, जो डेल्टा भी मिक्सचर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो ये केस फॉलो होगा तो उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जब बाकी ये दोनों जब केस फॉलो करेगा, इन दोनों केस को जब कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोनों हो सकता है, या तो उनको मिक्स करने पे उनका आयतन बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। कहने का मतलब ये है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये हो सकता है, सपोज करिए आप 2 लीटर पानी लिए, 2 लीटर प्लस 3 लीटर। ठीक है, तो होना कितना चाहिए, 5 लीटर। तो आइडियल जो सॉल्यूशन होगा वो इसको फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो 2 लीटर प्लस 3 लीटर करेंगे, तो जो उसका आयतन होगा हो सकता है वो 4.8 लीटर हो। ठीक है, 4.8 लीटर कब कब होगा, कि जब उनको मिलाने पे उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो और मजबूत हो गया है, मतलब उनको और पास पास एकदम जकड़ लिया है। तो वो जो केस होगा वो ये थर्ड वाला केस होगा। तो इस केस में क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आयतन, तो ये क्या हो गया, नॉन आइडियल हो गया। और एक केस ये भी हो सकता है कि 2 लीटर प्लस 3 लीटर इज इक्वल टू 5.2 हो जाए, मतलब उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर हो जाए। तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं मिक्स होने के बाद थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, तो जिससे उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता हो को 5.2 हो जाए, होने तो चाहिए 5, नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि 5 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 5.2 लीटर हो जाएगा, तो इसको भी बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आइडियल सॉल्यूशन या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट, और ये जो है आप लोग को पॉइंट याद होने चाहिए, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या होता है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ, RAOU, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं, इसको समझने के लिए एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। सपोज करते हैं इसमें कोई दो कंपोनेंट हैं, A प्लस B। ठीक है, और इनके वेपर भी यहाँ पे बने हैं। ठीक है, वेपर कब होंगे, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये चीज ध्यान में रहे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि जो यहाँ पे प्रेशर टोटल क्रिएट होगा उसको हम यहाँ पे पीजी लगाए हैं, उससे माप रहे हैं पीजी। तो ये जो प्रेशर कितना है, पी है, टोटल प्रेशर क्या क्या है, पी है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ए जो है यहाँ पे, ए जो है आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मोर वोलेटाइल। और बी जो है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, मोर वोलेटाइल कहने का मतलब ये कि उस
ए के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर है, ठीक है, बहुत जल्दी वो वोलेटाइल हो जाते हैं, बहुत जल्दी वेपर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो और बी का क्या है, इसके कंपेयर में बी के जो हैं वो कम वोलेटाइल है, वो बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है तब उसके पेपर बनते हैं, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। तो सपोज करते हैं जब इनको मिक्स कर दिया हम लोगों ने और डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गए, इसको हीट करने के बाद से यहाँ से हीट सोर्स हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, तो जब पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए के भी कंपोनेंट होंगे और बी के भी कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो ये मानते हैं यहाँ पे जो ए का पार्शियल प्रेशर है वो पीए है, पीए, ठीक है। ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, पीए, यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें कुछ मोल्स ए के भी होंगे जो पीए प्रेशर जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है, जो पीए प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसको मान लेते हैं हम लोग वाई ए। वाई ए क्या है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इन गैसियस फेज, गैसियस फेज, ठीक है। इसी तरीके से वाई भी मान लेते हैं, क्या है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इन गैसियस फेज, ठीक है। इसी तरीके से एक्स ए, ठीक है, यहाँ पे एक्स ए क्या है, वाई ए क्या है, वाई जो डिनोट कर रहा है वो गैस फेज के मोल को डिनोट कर रहा है, और एक्स ए एक्स बी भी इसी तरीके से है, ठीक है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, और एक्स बी क्या है, एक्स बी ऐसे कर, एक्स एन एक्स बी मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन लिक्विड फेज, ठीक है। जो एक्स ए एंड एक्स बी हैं वो इसमें भी तो जो मिक्स जब किया हमने ए और बी को जब मिक्स किया है तो कुछ क्वांटिटी ए की होगी, कुछ क्वांटिटी बी की होगी, तो जो उनका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वो एक्स ए होगा जो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन डिनोट करेगा, बी एक्स बी जो होगा कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन डिनोट करेगा लिक्विड फेज में, ये चीज ध्यान है, ठीक है। इसी तरीके से जो वाई है चूंकि इस गैस में भी है, ए और बी दोनों मिक्स हैं लेकिन गैस फेज में है, तो जो गैस फेज में मोल्स होंगे उनका हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है, तो वो वाई क्या है, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है गैस फेज में, और वाई बी क्या है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन है गैस फेज में, ठीक है। अब जो यहाँ पे टोटल प्रेशर है वो क्या है, वो पी है, यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर वो कैपिटल पी है। तो आप लोग जानते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, जगह नहीं है, अब इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो राउल्स लॉ क्या कहते हैं, अब सब सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। तो राउल्स लॉ कहते ये हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है पी ए, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज एक्स ए, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, चूंकि जो यहाँ पे प्रेशर तो होगा ही, टोटल प्रेशर कितना है, कैपिटल पी, और कैपिटल के किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी, ये डाल्टन्स लॉ के द्वारा लिखेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, ठीक है। तो पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। क्योंकि यहाँ पे दोनों गैसेस मिक्स हैं तो जो यहाँ पे प्रेशर जो जनरेट हो रहा होगा इस सरफेस पे, इसके लिक्विड के सरफेस पे, वो दोनों मॉलिक्यूल्स के द्वारा जनरेट हो रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि किसका मोल ज्यादा है किसका कम है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों का जो योगफल होता है ये होता है, इसको समीकरण एक मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, डाल्टन्स लॉ के द्वारा, ठीक है। तो ये कहते हैं क्या, डाल्टन्स लॉ, कि जो पीए है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल
परसेंट ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए लिक्विड फेज। ठीक है, अब इस आप लोग जानते होंगे जब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो ये एक टर्म्स आता है यहाँ पे पी ए नॉट। पी ए नॉट क्या मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को एक्स से। ठीक है, पी ए नॉट ये है कि जब केवल कंपोनेंट अकेले है, यहाँ पे जब प्योर कंपोनेंट ए अकेले है, ठीक है, अकेले जब है ये ए, तो इस टाइम पे जो ये प्रेशर जनरेट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, पीछे हम लोग जो पढ़ रहे थे डेफिनेशन वही चीज है यहाँ पे, जब ये अकेले जो जनरेट करेगा पी ए नॉट, तो इसको क्या बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या था पार्शियल प्रेशर, ये क्या है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, कैपिटल पी क्या है टोटल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर दोनों का जोड़ है वो कैपिटल पी है। जो पी नॉट ए है ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म है एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आता है यहाँ पे, जैसे ये तो दोनों मिक्स हो गया है, तो मैंने यहाँ पे पीछे बताया आप लोगों को समझे होंगे वहां से कि वेपर प्रेशर क्या होता है, मिक्स होने के बाद या तो सेम रहेगा या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में जो है, प्योर फॉर्म में जो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है। ठीक है, इसी तरीके से जो पीबी होगा वो यहाँ पे पी बी नॉट होगा या पी नॉट बी, ये कंपोनेंट बी का जो होगा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये कंपोनेंट ए के लिए होगा, कंपोनेंट बी के लिए भी इसी तरीके से हो जाएगा, वो भी प्रोपोर्शनल होगा किसके एक्स बी के। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ए। अब ये पी बी क्या है, पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एट प्योरेस्ट फॉर्म एट दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, जिस प्रेशर और टेम्परेचर पे ये पूरा सिस्टम है, ये जो सोल्यूशन है, उसी टेम्परेचर पे उस कंपोनेंट बी का जब वो अकेले हो जितना प्रेशर जनरेट करेगा उतने प्रेशर और टेम्परेचर पे वही क्या है पी, जो वेपर प्रेशर आप लोग इसको टेबल से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, होता है एक टेबल होता है वहां से। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो राउल्स लॉ ये कहता है। अब क्या है, चूंकि यहाँ समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल प्रेशर अगर हमको निकालना हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच अगर इसको देखें हम लोग तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो चूंकि इसमें c तो है नहीं, जो अंतखंड होता है c तो नहीं है, c बराबर 0 है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं y बराबर एम एक्स टाइप का है। ठीक है, और ये भी जो क्या है y बराबर एम एक्स टाइप का है। ठीक है, y और ये m हो गया और ये x हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी कंपोनेंट के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये तो कांस्टेंट रहेगा। या जैसे m कांस्टेंट होता है, प्रवणता कांस्टेंट रहती है, केवल चेंज x होता रहता है, उसी तरीके से ये भी है और उसी तरीके से ये भी टर्म्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका ये किसका समीकरण है, आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में ही पढ़े होंगे इसको, एक सरल रेखा का समीकरण है जो क्या मूल बिंदु से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे c बराबर क्या है 0 है, जहाँ पे c बराबर 0 होता है वो मूल बिंदु से जाता है। कुछ ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ ग्राफ ऐसे करके बन सकता है क्योंकि ये मूल बिंदु से जा रहा है, तो ये क्या होगा y बराबर एम एक्स करके। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका लॉ, और इसको हम लोग ग्राफ की सहायता से अभी और डिटेल में पढ़ेंगे इसका। तो ये लॉ कहता है क्या इसका, यहां से हम लोग को मालूम चल गया कि partial pressure of component A is directly proportional to mole fraction of component that component in a liquid phase। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से टोटल प्रेशर को मान निकालेंगे यहाँ से। अब कैपिटल P बराबर क्या है पी ए प्लस पी बी, तो पी ए के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस यहाँ पे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, अब एक्स ए और एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, तो यहाँ से आप लोग इसको समीकरण और बना सकते हैं, एक्स ए इक्वल टू 1 होगा क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो 1 होगा, दोनों का जो मोल फ्रैक्शन उनका योगफल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स ए
इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल पी का मान आएगा कितना, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ए नॉट ए माइनस, अब यहाँ पे देखिए एक्स बी कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको प्लस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए इंटू एक्स बी। तो एक समीकरण हमको ये भी मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है यहाँ पे भी देख रहे हैं, जो कैपिटल P है यहाँ पे P इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स पी। ये देखिए यहाँ पे क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे c क्या है, देखिए ये c है, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे ये c को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे ये c है। ठीक है, और ये एम एक्स प्लस सी, तो ये एम एक्स क्या हो गया, पी बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए क्या हो गया, ये सी हो गया, और ये एक्स बी क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये भी एक सरल रेखा को समीकरण को रिप्रेजेंट करे जिसमें अंतःखंड क्या है, पी नॉट ए है। ठीक है, अब इसका हम लोग आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम राउल्ट्स लॉ को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज ग्राफ के द्वारा एक बार समझ लेते हैं तो वो हमको काफी देर तक याद रहता है। ठीक है, और आप लोगों का जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसमें आप ग्राफ तो जरूर ही बनाइए। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ की सहायता से समझते हैं राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को लेंगे, मोल फ्रैक्शन, इसको मोलर प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसका है, ये लिक्विड फेज वाले मोल फ्रैक्शन का है। ठीक है, उसी तरीके से वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे प्रेशर को। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर था वो हम लोग वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आया 0 0 जो पॉइंट बोलते हैं हम लोग, और एक पॉइंट ये आया यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग लेते हैं x इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। अभी मैं इसको बता रहा हूँ क्यों हो रहा है ये कैसे। और यहाँ पे लेते हैं एक्स ए इक्वल टू 0 और यहाँ पे लेते हैं एक्स बी इक्वल टू 1। अब ये कैसे है, यहाँ पे क्यों है इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। दो केस लेते हैं, एक केस में कोई हमारे पास सिस्टम है जिसमें कंपोनेंट ए है। ठीक है, वो यहाँ तक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट ए है इसमें। ठीक है, तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम हम प्राप्त कर रहे थे, जब इसको हीट करते गए, जिस कंडीशन पे इसका वेपर प्रेशर नापते हैं, तो उस कंडीशन पे एक प्रेशर आया होगा यहाँ पे पी नॉट ए। ठीक है, चूंकि ये सिंगल है तो इसका वेपर प्रेशर होगा ये, जो यहाँ पे वेपर जनरेट होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, जिस कंडीशन पे यहाँ पे लिक्विड जाने का और वेपर आने का रेट सेम हो जाएगा, उस कंडीशन पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट ए होगा, और इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं इस सिस्टम के लिए, इस कंपोनेंट का। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है, ये पी इसका जो मान होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, चूंकि इसमें कोई और कंपोनेंट नहीं है तो ये एक्स का मान क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे जब और कोई कंपोनेंट नहीं है तो एक्स बी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब इसमें क्या है, जब कोई और कंपोनेंट है ही नहीं तो एक्स ए का मान 1 रहेगा, क्योंकि 100% तो वही है। ठीक है, जब इसमें कुछ और मिक्स करेंगे तब तो इसका मान कम होगा। इसी तरीके से ये केस फर्स्ट हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में क्या है, इसी तरीके से वो भी है
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, यहाँ तक सपोज करिए फील्ड है कुछ, इसमें कंपोनेंट बी, यहाँ पे कंपोनेंट बी फील्ड है और यहाँ पे इसके कुछ डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो पी नॉट बी है। ठीक है, तो चूंकि अब इसमें भी कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, केवल यही कंपोनेंट है, तो इसमें क्या होगा, एक्स से इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इस केस को, इस कंडीशन को ये वाला पॉइंट डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, मतलब इस वाले पॉइंट पे केवल क्या है, केवल क्या है, ये सॉल्वेंट है। एक्स से क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू लिक्विड फेज। ठीक है, लिक्विड में कितना मोल ये कंपोनेंट ए का है। ठीक है, एक्स भी क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, मतलब जब सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट अभी डाला नहीं गया है, ठीक है, केवल प्योर है, उस कंडीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में क्या है कि इसमें क्या केवल सॉल्यूट है, अभी भी इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, तो वो इस वाले कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या, प्रेशर को। तो जो हम लोग पढ़े थे, सपोज करते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है एक्स ए इक्वल टू 1 जब है, ठीक है, जब एक्स ए इक्वल टू 1 है तो उस टाइम पे प्रेशर क्या है, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए है। तो वो मानते हैं हम कहीं इस वाले पॉइंट पे कहीं होगा, इधर कहीं। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं हम लोग, तो मानते हैं हम इस वाले पॉइंट पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को क्या हम करते हैं, पी नॉट ए। ठीक है, इस वाले पॉइंट को अब क्या है, अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इसमें ये बी को मिलाना चालू करते हैं। ठीक है, एक्स बी। ठीक है, बी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी को हम लोग मिलाना इसमें क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो जब इसको बी को मिलाना चालू करेंगे तो अब क्या होगा, बी का जब मिलाना चालू करेंगे तो एक्स बी का मान बढ़ेगा। इसमें एक्स बी का मान क्या था, 0 था शुरू में, अब एक्स का मान 1 था। तो जब अब इसमें बी कंपोनेंट मिलाएंगे तो एक्स का मान कम होता जाएगा, रेशियो क्या होगा, कम होगा। पहले 100% था, अब इसमें और कोई चीज मिलाएंगे तो इसका क्या होगा, 90% होगा, ये 10% होगा। तो ऐसे करते करते एक्स बी का मान क्या होगा, 0 से 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, 0.3 हुआ, ऐसे करते 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 क्या हुआ, एक्स का मान क्या हो गया, 1.0 हो गया, मतलब 100% हो गया। ठीक है, 100% कंडीशन पे पहुंच गए। अब क्या होगा, इसी के साथ ही इसका मान क्या होगा, 0.9 होगा, कम होते जाएगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, ऐसे करते करते 0.7। ठीक है, ऐसे करते करते कहते हो गए एक्स का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब राउल्स लॉ क्या कहता है, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए। ठीक है, मतलब एक्स का मान जितना ज्यादा होगा, पी ए का मान क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जब एक्स का मान जब मैक्सिमम था, 1 था, ठीक है, तो उस टाइम पे पी ए का मान क्या होगा, जब एक्स का मान 1 रहेगा तो पी ए का मान क्या होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा, ये पी नॉट ए होगा। ठीक है, तो वही लिखा है, एक्स बराबर 1 पे पी नॉट ए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे एक्स का मान कम होगा, पी ए का मान भी कम होगा, और लास्ट में जब एक्स का मान 0 हो जाएगा तो पी ए का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, सपोज करते हैं यहाँ से ये घटते 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 जैसे जैसे मोल इसके कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे घटते घटते इसका मान क्या हो गया, यहाँ पे आके 0 हो गया, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चीज किसको डिनोट कर रही है, ये चीज डिनोट कर रही है आपका पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए को। ठीक है, ये इसकी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये समीकरण जो है इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सॉल्वेंट का। ठीक है, अब सॉल्यूट का देखते हैं, सॉल्यूट का भी ऐसे होगा, वो भी ऐसे ही है, उसका भी ऐसे होगा। ठीक है, जब एक्स बी का मान 0 होगा तो पी बी का मान 0 होगा। ठीक है, जब एक्स बी का मान 1 होगा तो पी बी का मान मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना होगा, पी नॉट बी, ये वाला वैल्यू हो जाएगा इसकी जगह पे, पी बी की जगह पे, मैक्सिमम की जगह पे। ठीक है, और जब एक्स बी का मान 0 होगा तो ए बी का मान 0 होगा, जब कुछ रहेगा नहीं तो प्रेशर क्या बनाएगा, कुछ नहीं प्रेशर बनाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, तो एक्स बी का मान 0 से बढ़ते बढ़ते 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, तो एक्स बी का मान 0, तो प्रेशर का मान क्या होगा, ये भी 0 होगा यहाँ से। ठीक है,
तो ये भी यहाँ पे 0 होगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसका मान बढ़ते जा रहा है 0.1 0.2 0.3 ऐसे ऐसे प्रेशर का भी मान बढ़ते जाएगा, और लास्ट में जब 1 होगा तो यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। तो सपोज करते हैं वो कुछ आके ऐसे बढ़ते बढ़ते जाके यहाँ पे किसी पॉइंट पे मिल जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पीबी नॉट। पीबी नॉट क्या है कि जब एक्स बी का मान 1 हो जाए, मतलब कि ये प्योर हो जाए, जब ये प्योर रहे उस टाइम का ये प्रेशर है। ठीक है, तो उस टाइम का प्रेशर क्या होगा इसका, जो उसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी को। ठीक है, ये तो हो गया इनका सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। अब आता है पी का मान। तो जो कैपिटल पी का मान हम लोग निकाले थे पी ए प्लस पी बी से, ठीक है, तो वो क्या निकल के आया था हम लोगों का पी नॉट ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं ये y बराबर एम एक्स प्लस सी पे बेस्ड है ये। ठीक है, ये हो गया c और ये हो गया m, इतना पी बी माइनस पी ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी हो गया m, और ये हो गया x का मान चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके ग्राफ को हम लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो हम लोग क्या किए, इसका ग्राफ देखे हैं, फिर इसका ग्राफ देखे हैं, अब टोटल प्रेशर का ग्राफ देखेंगे इसी का, वो क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो उसको भी हम लोग इसी ग्राफ में देखते हैं, उसका क्या बनता है फिगर। तो चूंकि जो यहाँ पे था, जो टोटल प्रेशर था, यहाँ पे देखिए P इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी बी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, अब क्या होगा, ये टोटल प्रेशर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो अंतखंड है वो पी नॉट ए है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो टोटल प्रेशर होगा, सपोज करिए जो हम लोग ये कंडीशन लिए थे, जब हम लोग इसमें मिलाना चालू किए तो शुरू में कितना प्रेशर था, पी नॉट ए। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर जो था यही था। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए एक ड्रॉप हम मिला है, तो पी सपोज करिए कुछ इससे कम हुआ होगा, बहुत थोड़ा सा कम हुआ होगा, तो मतलब यहाँ से शुरू हुआ है प्रेशर इसका डाउन होना। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब कि xb का मान जब 0 रहा होगा, देखिए xb का मान 0 कहाँ, इस पॉइंट पे रहा होगा, तो xb का मान यहाँ पे 0 रखेंगे इस समीकरण में, तो ये क्या होगा, p बराबर क्या होगा, कैपिटल P बराबर हमारा टोटल प्रेशर क्या होगा, P नॉट ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे वो रख दिया हमने। ठीक है, अब क्या हुआ, अब xb का मान बढ़ने लगा धीरे धीरे। अब उसके साथ pb और pa इनके भी मान क्या है, ये भी जब हुआ, ये तो चूंकि कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे तो कांस्टेंट ही है, तो जैसे जैसे इनका मान ये घटने लगा उसी के साथ ये भी घटने लगता है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे आके क्या होता है, ये यहाँ पे घटते घटते कहाँ तक घटेगा, ये घटते घटते आके ये यहाँ पे आके ये घट जाएगा। जो लोएस्ट है, जो सॉल्यूट है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो लोएस्ट है, तो वहां तक आके ये आएगा इसको। तो ये इस लाइन जो है इसको डिनोट करती है, P इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट प्लस माइनस है, माफ कीजिएगा ये माइनस है, पी ए नॉट और ये एक्स बी को, इसको ये यहाँ तक आके ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जब xb का मान 1 करेंगे, यहाँ पे xb का मान 1 कर देंगे। ठीक है, जब xb का मान क्या था, 0 था, तो जब यहाँ 0 था तो ये वाला टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, तो कैपिटल P बराबर क्या होगा, P नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और जब xb का मान 1 कर देंगे, तो जब 1 करेंगे तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखेंगे ये वाला टर्म्स जो होगा और ये वाला टर्म्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, P बराबर P नॉट B। तो इसलिए एक्स बी बराबर 0 पे क्या होगा, ये यहाँ पे होगा, और
एक्स बी बराबर 1 पे कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा। यहाँ इस समीकरण में आप देखेंगे रख के तो मालूम हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर 1 रखिए एक बार 0 रखिए, तो देखिए कैपिटल बी का मान क्या होता है। तो इसी बीच में क्या होगा, ये डाउन आएगा, मतलब यहाँ पे जैसे जैसे एक्स बी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, टोटल प्रेशर का मान भी क्या होता है, घटता जाता है। तो वो घटते घटते क्या होगा, ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, राउल्स लॉ का। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर आप लोग इसको आगे भी देख सकते हैं। तो अब हम राउल्स लॉ के डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को डेविएट करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से डेविएट करते हैं और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा और धैर्य रखिए, थोड़ा सा और है बस 10 मिनट का, ठीक है। तो उसका क्या है, जो सॉल्यूशन है वो 3 तरीके से डेविएट कर सकते हैं। पहला ये है कि जीरो डेविएशन, कोई डेविएशन ना हो, ठीक है, जीरो डेविएशन। उसके बाद दूसरा है पॉजिटिव डेविएशन, उसके बाद तीसरा है निगेटिव डेविएशन, ठीक है। जीरो डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। जब मैं आपको सॉल्यूशन पढ़ा रहा था अभी पीछे जस्ट इस वीडियो में पीछे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ए डैश ए, बी डैश बी और ए डैश बी या बी डैश ए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि मॉलिक्यूल्स ए और ए के बीच लगने वाले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को। इसी तरीके से बी डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी मॉलिक्यूल्स बी और मॉलिक्यूल्स बी के बीच लगने वाले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को, ठीक है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स ए और बी के बीच लगने वाले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश बी। इसी तरीके से ये बी और ए के बीच लगने वाले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे हमने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन था वहां पे क्या था कि जब उसको हम सॉल्यूशन बना रहे थे मिक्स करने के बाद भी, तो जो वहां पे ये फोर्स बन रहे थे, इंटरेक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स, ये क्या हो रहे थे, ए इसके बराबर ही थे, ठीक है। हमने 3 कंडीशन पढ़ा था वहां पे, ए डैश या बी डैश इसके बराबर ही थे, ठीक है। मतलब कि उनको चाहे आप सेपरेट रखें उन कंपोनेंट को, चाहे मिक्स करके रखें, लेकिन उनका जो टेंडेंसी है टू स्केपिंग टेंडेंसी है, मतलब लिक्विड से वेपर फेज में जाने की जो टेंडेंसी है वो बदल नहीं रही थी, कम ज्यादा नहीं हो रही थी, जितना पहले थी उनको मिक्स करने के बाद भी वही टेंडेंसी रही, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये राउल्स लॉ से जीरो डेविएट हो रहा है, ठीक है, उसका कोई डेविएशन नहीं है, जीरो डेविएशन, ठीक है। और इसी प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल कुछ हैं, जैसे एन हेक्सेन, जैसे एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इनको अगर मिक्स किया जाता है तो कुछ ये इसी तरीके के बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि इनको मिक्स करने के बाद भी क्या होता है, इनके जो वेपर प्रेशर है, जैसे मिक्स सपोज करिए इसमें एन हेक्सेन है, आ गया एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ठीक है। तो इनको मिक्स करने के बाद भी क्या हुआ, इन कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ए और बी के बीच में कोई फर्क नहीं डाले, ठीक है। इनके पास में दूसरा कोई पड़ोसी दूसरा कोई आ जाने के बाद भी इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ, इनका जो वेपर प्रेशर रहा, यानी कि जो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने की जो टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स की वो सेम ही रही, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन है, वो भी यही चीज रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोमो एथेन एंड क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन, ये भी क्या होता है, जीरो डेविएशन शो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इनके जो सॉल्यूशन होंगे उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये
कि जिनको मिक्स करने के बाद भी मतलब ए डैश बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो सेकेंड केस हम लोग पढ़े थे कि जिसमें क्या था, इंटर का मिक्स करने के बाद में जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर हो जा रहा है। मतलब अब इनकी क्या है, थोड़ा सा हीट देंगे तो जल्दी वेपोराइज हो जाएंगे, ठीक है, इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन, कि ये राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएट हो रहा है। मतलब इनका क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं हम लोग। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन। इसका जो मिक्सचर होता है, जब इसको मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जो इनका पार्शियल प्रेशर आता है पीए, वो जो इसका पहले जब ये अलग अलग थे, प्योर थे, उसके पार्शियल प्रेशर से क्या होता है, ये ज्यादा मिलने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल और है, कार्बन डाइसल्फाइड है, CH2 प्लस एसीटोन को जब मिक्स करते हैं तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और इसी तरीके से क्या है, निगेटिव डेविएशन को, उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर का मान क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, कि जो यहाँ से जो ए डैश थे या बी डैश थे, ये तो जब अलग अलग थे उस टाइम के फोर्सेस हैं, लेकिन जब इनको मिक्स कर दिया जाए तो ए बी बने या बी ए बने बी डैश से, ठीक है। तो ये क्या होता है, मिक्स करने के बाद जो ये फोर्स हो जाते हैं ए और बी के बीच, ये काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब कि जल्दी वेपोराइज नहीं होते हैं, उनकी टेंडेंसी भागने की जो होती है लिक्विड फेज से गैस फेज में, वो कम हो जाती है। मतलब उनको अब ज्यादा हीट देना पड़ेगा वेपोराइज करने के लिए, मतलब उनका कि अब प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इनका जो वेपर प्रेशर होता है कम हो जाता है, और इसलिए इसको बोलते हैं कि ये राउल्स लॉ से क्या होता है, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, फिनॉल और एथिलीन, फिनॉल और एनिलीन, ठीक है, फिनॉल व एनिलीन जो है, इसका फिनॉल एंड एनिलीन जो है वो निगेटिव शो करते हैं। इसी तरीके से एक और है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो होते हैं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो होते हैं एसीटोन, वो भी निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रहा इसका थियरी। अब इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है। ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत ज्यादा ही आपका यूजफुल होगा वो। थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, लेकिन आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, इसका राउल्स लॉ का और आइडियल सॉल्यूशन का। कहीं भी आप किसी भी एग्जाम में जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आप वहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और इसके साथ ही अगर कोई यहाँ तक पहुँचा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें अपने दोस्तों में। अब इसका हम लोग देखते हैं ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो जो आइडियल केस में ग्राफ बना हुआ था, मैं उसको बनाता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी में, आप लोग सब समझ चुके हैं। तो आइडियल केस में जो ग्राफ बना था वो ऐसे बना था, एक यहाँ से यहाँ आया था जो मोर वोलेटाइल था, और एक यहाँ से यहाँ गया था, ठीक है, और एक जो टोटल प्रेशर का था वो यहाँ से यहाँ गया था, ठीक है। एक ये था, एक ये था, ठीक है। यहाँ पे XA बराबर 1, XB बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे XA बराबर 0 और XB बराबर 1 था, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, कैपिटल P को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपका PA को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा था PB को, ठीक है। तो जब ये जीरो डेविएशन है तो वो क्या होगा, ग्राफ एक सरल रेखा होगा, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक लाइन देखा, एक सीधी रेखा है, ठीक है, एक सीधी रेखा, ये वाला कैपिटल PB और ये PA और स्मॉल PB, ये मतलब तीनों चीजें क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। तो ये क्या होगा, जीरो डेविएशन को शो करता है, डेविएशन जीरो, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। लेकिन जब पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि वेपर प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो वेपर प्रेशर जब बढ़ गया है, ये तो सब ऐसे ही रहेंगे, एक्स और ए
एक्स बी बराबर 0 और एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू वहाँ पे 1। तो जब यहाँ पे ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा तो ये चीज जो आइडियल कंडीशन में रहती है, जैसे ये, इसको हम लोग एक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। और फिर क्या था यहाँ पे, यहाँ से ये आई थी ऐसे करके, ठीक है। और फिर एक लाइन और था यहाँ पे, ये इस टोटल प्रेशर को दिखा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये सब आप लोग पीछे से नोट कर सकते हैं क्या क्या था, मैं इतना बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, ठीक है। तो अब जब ये जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या होता है, जो टोटल प्रेशर है वो इस लाइन को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन फ्लो कर रहा है, मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ये जो ग्राफ बना हुआ था वो राउल्ट्स लॉ के द्वारा बना हुआ था, ठीक है। अब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब जो उसका वेपर प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है। तो ऐसे ही ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा, ऊपर से होके इसके जाएगा, यहाँ से ऐसे कुछ होके जाएगा, यहाँ पे ऐसे इस लाइन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये वेपर पे इस लाइन से क्या ज्यादा है तो है, इसलिए बढ़ता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी देखेंगे यहाँ से, तो ये जो डाउन आता है यहाँ से, ये आते आते आपको ये डाउन आते आते ये जो सरल रेखा है उसको नहीं, सीधी नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कर्व टाइप का आएगा, ठीक है। कर्व टाइप का आएगा, आप कर्व बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो टोटल प्रेशर है वो भी कुछ इसी तरीके से आता है, इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके आता है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे आके ऐसे यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, क्योंकि इस ग्राफ के ऊपर है, मतलब इस वाले प्रेशर से ज्यादा है, तो ठीक है। तो ये जो क्या है, ये दूसरा केस है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव डेविएशन को, पॉजिटिव डेविएशन को, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जब तीसरा केस आया निगेटिव डेविएशन का, तो नेगेटिव डेविएशन के केस में इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे सब ऐसे है, ये आप लोग लिखिएगा एक्स बी मैं फिगर बना रहा हूँ। तो जो आइडियल कंडीशन है वो तो आप बनाएंगे ही, डॉटेड लाइन जाएंगे आपकी, एक लाइन यहाँ से 0 पे आती है, ठीक है। सॉल्वेंट वाली जो है एक लाइन यहाँ से जाती है, यहाँ पे ये सॉल्यूट का मैक्सिमम प्रेशर है, सॉल्वेंट का मैक्सिमम प्रेशर जो वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और एक जो ये लाइन आई है यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये डॉटेड होगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो आइडियल कंडीशन है, मतलब ये जो डॉटेड दिखा रहा है वो इस कंडीशन को दिखा रहा है। अब उस आइडियलिटी से वो कितना डेविएट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो मेन लाइन खींच रहे हैं वो चीज है, ठीक है। अब चूंकि ये निगेटिव डेविएशन को शो करना है, तो मतलब जो प्रेशर है, जो प्रेशर था उनका वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, वो अब जो आइडियल है उससे कम रहेगा। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से नीचे से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे होके जाएगा, पहुंचेगा तो वहीं पे, पहुंचना तो उसको वहीं पे 0 पे ही है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे से पहुंचेगा। आइडियल कंडीशन में ये था, ये वाली लाइन थी, ठीक है। लेकिन जब ये नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा तो वो नीचे वाली लाइन दिखाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी ऐसे करके आएगा, यहाँ से नीचे करके यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। और जो टोटल प्रेशर था उसका भी इस तरीके से नीचे से होकर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो दिखाता है कि किस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन वो आइडियलिटी से बिहेव करते हैं। तो जो ये इस टाइप के सॉल्यूशन है और इस टाइप के सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और जो इस टाइप के सॉल्यूशन है जो उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके साथ ही इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के नियमों का सभी कंसंट्रेशन पे पालन करते हैं उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो नहीं पालन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मैंने बहुत मेहनत किया है। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और कमेंट में बताइए कि कहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से उसको बताने का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ के बारे में, ठीक है।